नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले बनाए गए वीडियोस को देखकर आप में ज्योतिष के प्रति रुचि बढ़ी होगी और ज्योतिष को समझने की, ज्योतिष को जानने की, ज्योतिष से तर्क करने की और ज्योतिष एक विज्ञान है इस तरह से लेने की आपकी क्षमता बढ़ गई होगी। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान एक किंवदंती या इस तरह का अनुमानित ज्ञान नहीं है। ये बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण और तार्किक रहस्यों पे बना हुआ ये एक सब्जेक्ट है, जिसे हम जितना ही तार्किक रूप में समझेंगे उतना ही हमारी समझ बढ़ेगी, ग्रहों के बारे में, दोषों को जानने के बारे में रुचि भी बढ़ेगी। तो सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे दोस्तों कि काल सर्प दोष। आजकल ये एक इस तरह का दोष है कि लगभग मैक्सिमम कुंडलियों में, अगर हम दिन में 10 कुंडलियां देखते हैं तो 4 कुंडलियों में ये दोष तो जरूर पाया जाता है। तो ये दोष क्या है? क्या इससे बहुत घबरा जाना है? क्या ये दोष आ गया तो हमारा जीवन खराब हो गया है? और ये दोष क्या सब जगह है, सारे भावों में एक जैसा होगा या ये किस तरह का होगा? इसे समझना अति आवश्यक है। जब तक हम इसको विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण नहीं समझेंगे तब तक काल सर्प दोष को, सिर्फ एक काल सर्प दोष दिमाग में बैठा लेना, ये कदापि उचित नहीं होगा, कतई उचित नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम काल सर्प, नाम है काल सर्प, काला सर्प, काल सर्प। तो सर्प जो है, ज्योतिष के मर्मज्ञों ने सर्प को राहु के साथ बताया है, उपमा दी है उसकी। तो राहु अकेला तो है नहीं, राहु के साथ उसका आधा शरीर और केतु भी है। तो जब राहु और केतु जुड़े होंगे आपकी कुंडली में किसी रूप में, तभी काल सर्प दोष का निर्माण होगा। मतलब ये इतना समझ लीजिए कि काल सर्प दोष जो है ये राहु और केतु से संबंध रखता है। और जो ज्योतिष को जानते हैं या मेरे पिछले वीडियोस उन्होंने देखे हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन और नहीं आ रहा है तो मेरे पुराने वीडियोस आप जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना तो आप बेसिक तो समझ ही सकते हैं कि काल सर्प दोष जो है वो राहु और केतु के साथ मिलके बनता है। एक पीछे आप देखिए, मैंने एक कुंडली दिखाई है यहाँ पर। ये आप अपनी कुंडली भी उठा के देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में सारे ग्रह, जब सारे ग्रह, देखिए ये कुंडली बनाई है मैंने, मेष लग्न 1 लिखा है, इसमें राहु लिखा है, ये यानी एक बनाया, मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली में लग्न में राहु बैठा है, द्वितीय भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, तीसरे भाव में देवगुरु दैत्य गुरु शुक्रदेव बैठे हैं, चौथे भाव में देवगुरु बैठे हैं गुरु, पांचवें भाव में शनिदेव बैठे हैं, छठे भाव में मंगल बैठे हैं। तो ये देखिए, ये सारे ग्रह, सिर्फ एकमात्र चंद्रमा जो है इससे बाहर है, बाकी ये सारे ग्रह राहु और केतु के साथ, मतलब बीच में बैठ गए हैं। ये हो सकता है जैसे ये मैंने 1 नंबर यहां लिखा है, 1 नंबर यहां हो और राहु यहां हो, तब इसके सामने केतु या 8 नंबर में आ जाएगा, तो सारे ग्रह उसके हिसाब से बदल जाएंगे। तीसरे भाव में अगर तीसरे भाव में राहु बनता है और सारे ग्रह उसके मध्य आते हैं तो केतु यहां आ जाएगा 9वें भाव में। चौथे भाव में राहु बैठे हों और 10वें भाव में केतु बैठे हों तो सारे ग्रह उसके बीच में आ जाएंगे। इसी तरह पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है दोस्तों कि जब सारे ही ग्रह चाहे वो किसी भी भाव से संबंध बनाते हों, राहु और केतु के मध्य में आ जाएं। चंद्रमा के लिए कहा गया है कि चंद्रमा भले बाहर हो या अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रमा
के लिए इसकी गणना नहीं की जाती है। मतलब चंद्रमा को अंदर रहे तब भी कालसर्प दोष में गिनना है और बाहर है तब भी कालसर्प दोष में गिनना है। चंद्रमा के लिए हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है हर ढाई दिन में अपनी मतलब राशि बदलता है, 2.5 दिन में। तो उसके गति इतनी तीव्र है कि उसका प्रभाव निष्प्रभाव को ज्यादा फर्क नहीं रखता है। तो हमने चंद्रमा की गणना, चंद्रमा को हमने इसमें नहीं जोड़ना है, नहीं लेना है। मतलब मान लीजिए कोई कहे कि नहीं मेरे तो चंद्रमा बाहर है तो मेरे तो ये दोष भंग हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा के बाहर होने से ये दोष भंग नहीं होगा, ये आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो ज्योतिष के मर्मज्ञ ये कहते हैं कि राहु और केतु में जब ग्रह फंस जाते हैं तो वो राहु और केतु के अनुसार उन परिणाम देने लगते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं और अपना परिणाम संपूर्ण रूप से आप कुंडली के ऊपर प्रभाव नहीं दे पाते। तो जब संपूर्ण रूप से प्रभाव क्यों नहीं दे पाते? आप देखिए वार जितने भी बनाए गए हैं, रविवार से लेकर गिनिए और शनिवार तक सारे ग्रहों का समावेश किया है, राहु केतु नहीं है उसमें। राहु केतु क्यों नहीं है? क्योंकि राहु केतु को छाया ग्रह गिना गया है। राहु केतु को छाया ग्रह इसलिए गिना गया है क्योंकि राहु और केतु पूर्ण रूप से देखा जाए तो एक नहीं है, आधे आधे हैं। तो किसी में किसी चीज की कमी है और किसी में किसी चीज की अधिकता है। जैसे कि हम और आप जानते हैं राहु के पास सिर है और केतु के पास धड़ है। तो जब सिर मतलब जिसके पास शरीर ना हो, सिर्फ सिर हो, तो उसमें क्या शक्ति हो सकती है? तो वो जो है विचारशील होगा, अपनी बुद्धि, विवेक और मस्तिष्क का इस्तेमाल ज्यादा करता होगा। शरीर नहीं है इसलिए वो सिर्फ विचारशील होगा, आपको विचार दे सकता है, आप सोचते ही रह जाएंगे लेकिन क्रिया नहीं कर सकता हो। उसको क्रिया करने के लिए किसी की साथ की जरूरत होगी, वो किसी से क्रिया करवाएगा। जबकि केतु में ऐसा कैसा है कि केतु के पास सिर नहीं है, विचार नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, सिर्फ शरीर है। तो वो क्या करता है, जिस ग्रह के प्रभाव में आता है उसके विचार को अपना लेता है और क्रिया करने लगता है। मान लीजिए उदाहरणार्थ मैं बताऊं कि गुरु और केतु एक साथ हो गए, तो केतु जो है वो गुरु के प्रभाव में, मतलब गुरु जैसा बताएंगे उसके प्रभाव में गुरु जो है वो केतु जो है गुरु के प्रभाव में आके गुरु के अनुसार काम करने लगेगा। इसी तरह राहु है, अगर मंगल के प्रभाव में है तो मंगल के केतु जो है राहु अपने विचार मंगल पे देगा और मंगल उस पर क्रिया करेगा, तो इसे अंगारक योग बना दिया गया है। तो इसी तरह दोस्तों राहु और केतु को हमने जरा विस्तृत रूप में अभी समझने का प्रयास किया। तो राहु विचारशील, विचार देता है आपको, और केतु आपसे वो विचार, वो क्रिया करवाता है। तो ये राहु और केतु में खास अंतर है। अब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए। तो अब ये देखना है, हम हमारी कुंडली निकाल लें। आपके पास अभी अगर आपकी जन्म पत्रिका है तो निकाल कर देख लें कि क्या सारे ही ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ये जो चार्ट बताया है, 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर से 7 नंबर के बीच किसी भी तरफ सारे ग्रह हैं क्या? जरूरी नहीं है कि इसी तरफ हो सकता है राहु यहां लिखा है, केतु यहां लिखा है, तो आपके सारे ग्रह इस साइड हो, 8 नंबर में, 9 नंबर में, 10 नंबर में, 11 नंबर में, 12 नंबर में, इधर भी हो सकते हैं, तो भी कालसर्प दोष का निर्माण होता है। ये तो मैंने उदाहरण आपके समझ में आए इसके लिए एक चार्ट बनाया है। तो दोस्तों बात करें फिर से राहु और केतु के बारे में। तो हम और आप ये हम जब विश्लेषण करते हैं या हमें कोई ज्योतिषी विश्लेषण बताता है तो क्या देता है, देखिए राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आने से आपके कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है, और अपना फल कथन शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये हमें खास ध्यान रखना है कि ये देखना अत्यंत आवश्यक है कि ये जब दोष बन रहा है, ये जब क्रिया हो रही है उसमें, तो राहु की और केतु की डिग्रियां क्या हैं, और राहु और हो सकता है जैसे इसमें, जैसे ये चार्ट है,
राहु, राहु के साथ कोई और ग्रह भी बैठा हो, जैसे मान लीजिए उदाहरणार्थ यहाँ पर राहु के साथ मंगल बैठ जाए, तो मंगल बैठ जाए तब ये देखना है कि राहु कितने डिग्री का है और मंगल कितने डिग्री का है। अगर इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है तो ये काल सर्प दोष उस तरह का प्रभावी नहीं होगा। उदाहरणार्थ अगर राहु 3 डिग्री का है और मंगल 25 डिग्री के हैं तो ये काल सर्प दोष उतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन अगर राहु 17 डिग्री के हैं और मंगल वहीं कहीं 14 डिग्री, 15 डिग्री, 19 डिग्री या 22 डिग्री का है तो ये प्रभाव अत्यंत विनाशक होगा। चूंकि यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि यह दोष जो बन रहा है ये पहले तो किस लग्न में बन रहा है, फिर किस लग्न में, किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है और राहु और केतु की जो उपस्थिति है वो किस प्रकार की है। तो सभी काल सर्प दोष एक समान नहीं होते और सभी का परिणाम भी एक समान नहीं होता। जैसे काल सर्प दोष हम कुंडलियों में 288 तरह के बताए गए हैं, लेकिन हमारे पास 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, तो मुख्यतः 12 तरह के काल सर्प दोष की गणना की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में 12 तरह के काल सर्प दोष बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं काल सर्प दोष का पहला प्रकार। अगर राहु लग्न में है और केतु सप्तम में है, राहु ध्यान रखिए, राहु लग्न में है और केतु सप्तम में है और इसके मध्य जब ये राहु केतु लग्न और सप्तम के बीच बनता है, राहु लग्न में बनता है, तब जब ये योग बनता है तब ये अनंत नाम का काल सर्प दोष कहलाता है। अनंत नाम का जो काल सर्प दोष होता है, देखिए मैं लिखा, अनंत नाम का जो काल सर्प दोष है ये है व्यक्ति की जो लग्न होता है वो व्यक्ति खुद होता है, उसकी जो यश प्रतिष्ठा मान सम्मान और उसका जो शरीर है, उसके सारी चीजें जो लग्न मजबूत तो सब मजबूत कहे जाते हैं, अगर ये लग्न में बनता है तो ये सारी चीजों में कमी कर देगा, व्यक्ति का प्रभाव कम हो जाएगा। और लग्न में बनने वाला काल सर्प दोष सारी चीजों में कटौती कर देगा, आपके धन, वाणी, विचार, पैसे, पुत्र, संतान, पत्नी, सभी में। तो लग्न में बनने वाला जो काल सर्प दोष है वो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक तीनों रूप से पतन में ले जाता है और व्यक्ति में कितने भी अच्छे योग अंदर बने हों वो परिणाम नहीं दे पाते। तो अनंत काल सर्प दोष की ये एक खासियत है। तो ये जो लग्न और सप्तम में बनेगा वो अनंत नामक काल सर्प दोष जो आपके लग्न भाव को सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, उससे बने रिजल्ट को सबसे ज्यादा बिगाड़ेगा, चाहे वहां कुछ भी हो, चाहे बाकी के ग्रह कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो। चलिए बात करते हैं द्वितीय भाव में। अगर द्वितीय भाव में राहु है तो अष्टम भाव में केतु हो जाएगा और सारे ग्रह इसके बीच बैठ जाएंगे, इस साइड या उस साइड। तो जब राहु और केतु द्वितीय और अष्टम का भाव जब निर्माण होता है, द्वितीय और अष्टम का निर्माण होता है तो वह व्यक्ति समझ लीजिए जीवन दरिद्रता में ही जिएगा, पैसे कभी उसके हाथ में टिकेंगे नहीं और अगर टिक भी गए तो पारिवारिक विवाद में खर्च हो जाएंगे और खर्च करने के बाद कोई नाम भी नहीं लेगा, क्रेडिट मिलनी ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगी, ऊपर से अपमान सहन करना पड़ेगा। और जब ये सब चीजें होगी तो व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन होगा, वाणी दोष बन जाएगा, अनाप शनाप बोलेगा, नशे का शौकीन हो जाएगा, ये सब सारी चीजें उसमें आती जाएंगी। तो जो द्वितीय भाव से और अष्टम के बीच जब बनेगा तो ये जो काल सर्प दोष है इसको कुलिक काल सर्प दोष कहा जाता है। शास्त्रों में इसे कुलिक, कुल जहां जुड़ता है, कुलिक काल सर्प दोष है यहां से ही। तो ये दोष भी किसी भी तरह से ठीक नहीं है। व्यक्ति के जीवन में धन, अर्थ और परिवार नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार अगर तीसरे भाव, देखिए तीसरा भाव है, तीसरा और नवम समसप्तक होते हैं, तो तीसरे और नवम से जब ये राहु
तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में हो तो भी काल सर्प दोष बनता है। और ये काल सर्प दोष जो है वो वासुकी नाम से प्रख्यात है। तो वासुकी मतलब वासुकी नाग है। तो तीसरे स्थान से और नवम स्थान के बीच के बने संबंध के वजह से ये वासुकी काल सर्प दोष कहलाता है। इसमें तृतीय स्थान आपका संपूर्ण रूप से डैमेज होता है। इसमें आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए, परिणाम उसके अनुसार नहीं मिलेंगे। भाई बहन से विवाद बना ही रहेगा, कीर्ति कभी मिलेगी नहीं, पराक्रम कभी आप कर नहीं पाएंगे। आप हमेशा इधर उधर हाथ के काम, मतलब आपको हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और हैंड राइटिंग उस व्यक्ति की कभी सुधरेगी नहीं जिंदगी में, माँ बाप कितना भी परेशान हो उसके पीछे। तो तृतीय भाव को वो इस तरह से डैमेज करता है। चौथा जो बनेगा काल सर्प दोष, चौथे से दशम के बीच में बनेगा। इधर चौथा भाव है, इधर दशम भाव है। तो चौथे और दशम के बीच में बना हुआ जो है दोष है वो शंखपाल नाम से इसको बताते हैं कि काल सर्प दोष का जो प्रकार है वो शंखपाल है। तो चौथे और दशम के बीच जब बनेगा तो समझ लीजिए कि ये सुख स्थान है, ये कर्म स्थान है। इसके नीचे सारे स्थान के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे या इसके ऊपर वाले में सारे ग्रह आ जाएंगे। अब ये देखना, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ग्रह नीचे किस तरफ है या ऊपर की तरफ है, लेफ्ट में है या राइट में है। तो उसके अनुसार उसके जो फलादेश है उसमें परिवर्तन आता रहेगा। जहां पर ये जिस भाव में ये बनेगा, आप ये मान लीजिए कि उस भावों के प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। चतुर्थ और दशम की बात कर रहे थे हम शंखपाल नाम के काल सर्प दोष की। तो इसमें व्यक्ति को सुख, ऐश्वर्य, वाहन, माता, जमीन, इससे जुड़े सभी काम में असफलता मिलेगी। जीवन का शुरुआती दौर काफी संघर्ष से बीतेगा। और व्यक्ति हमेशा उसको घर में कभी चोरी, कभी लूट, कभी कोई बिजली का सामान बिगड़ जाना, कभी कोई बीमार हो जाना, कभी अनावश्यक खर्च हो जाना, घर में अमांगलिक प्रसंग बनते रहना, ये सारी चीजें ये शंखपाल नाम का काल सर्प दोष यहाँ पे व्यक्ति को प्रभावित करेगा। दोस्तों आगे बात करें, जब ये दोष पंचम और एकादश के बीच बनता है तब ये बेहद खतरनाक हो जाता है। इसे शास्त्रों में पद्म नामक काल सर्प दोष की तुलना की गई है, गणना की गई है, महत्व बताया गया है। पंचम और एकादश को अगर ये डस लेता है, इसके बीच में ला देता है सारे दोषों को, तो ये पद्म नामक जो महादोष है, काल सर्प दोष है, तो व्यक्ति की सबसे पहले एजुकेशन प्रभावित होगी, दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा, व्यक्ति के मित्र नहीं होंगे, हमेशा धोखा खाएगा, पैसे इधर उधर लगाएगा, जुए सट्टे लॉटरी शेयर मार्केट में कभी वापस नहीं आएंगे, अनाप शनाप व्यक्ति काम करता रहेगा, कोई रिश्ते उसके अच्छे नहीं हो पाएंगे, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा। तो ये सारे दोष ये पंचम भाव से बना हुआ जो पद्म नामक महायोग है काल सर्प दोष का, वो यहां बनता है। आगे बात करते हैं षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव और द्वादश भाव के बीच में मान लीजिए यहां राहु है, यहां केतु है, सारे ग्रह इधर होंगे या उधर होंगे। तो इसके बीच में जब ये दोष बनेगा तो ये महापद्म दोष बन जाएगा, महापद्म काल सर्प दोष बोलेंगे इसे। इसमें क्या होगा, व्यक्ति हमेशा जीवन भर ऋण, शत्रु, रोग को लेकर परेशान ही रहेगा, बहुत मेहनत करेगा, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगी, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगी, पोटेंशियल इसके अंदर बहुत होगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, ननिहाल पक्ष की तबाही की तरफ होगा, नहीं उसके जन्म के साथ ही ननिहाल पक्ष बेचारा बर्बाद हो गया होगा। तो ये दोष यहां पर राहु और केतु निर्माण करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जब ये सप्तम भाव से यहां पर राहु हो और यहां केतु हो,
यहां समझिएगा, यहां राहु है, यहां केतु हैं, तो सारे ग्रह इस साइड या इस साइड इनके मध्य में हो जाएंगे और सप्तम भाव में बना काल सर्प दोष तक्षक नामक काल सर्प दोष कहलाता है। तक्षक नामक काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कभी किसी व्यवसाय में सेटल नहीं होने देता। पत्नी के साथ संबंध खराब रहेंगे, तलाक, विधुर या विधवा योग इस भाव में जरूर बनता है। व्यक्ति हमेशा अपने बीमारी गुप्त भाव में बीमारियों से परेशानी रहेगा, गुप्त शत्रु उसको परेशान करते ही रहेंगे। व्यक्ति कभी सेटलमेंट मतलब की तरफ जाएगा, जैसे ही सेटलमेंट फिर बिगड़ जाएगा काम। और ये चूंकि लग्न और सप्तम के बीच ये बन रहा है, तो प्रभाव व्यक्ति के सारे जो उसके बीच में ग्रह फंसे हैं सब में आते रहेंगे और व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता रहेगा, क्योंकि सप्तम को मारक भाव भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं अष्टम भाव, यानी राहु यहां हो और केतु द्वितीय भाव में हो। राहु और केतु अष्टम और द्वितीय का संबंध बना लें, राहु अष्टम में हो, केतु द्वितीय में हो, तो यह कर्कोटक नामक काल सर्प दोष बनाता है। कर्कोटक नामक काल सर्प योग बनाएगा। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को बीमारियां लग जाएंगी और ऐसी बीमारियां जिसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, ना पकड़ पाएगा। इलाज तो तब करेगा जब पकड़ पाएगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, किसी भी टेस्ट में वो बीमारी डिटेक्ट ही नहीं होगी। और गुप्त बीमारियां ऐसी जो वो किसी को बता ना सके, इसका इलाज संभव ना हो। आयुष्य की कमी, धन की कमी, पैतृक संपत्ति न मिलना, इधर उधर के चक्कर, 2000 किलोमीटर घूमा, परिणाम कुछ नहीं, मतलब घूमता रहेगा व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करवा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है ये कर्कोटक नामक काल सर्प दोष जब बन जाता है, तो ये सब चीजों से उसको काफी नुकसान होने लगता है और व्यक्ति को समझ लीजिए कि जीवन में अपमान ही अपमान मिलेगा, सम्मान का कभी वो पात्र बन ही नहीं पाएगा। चलिए बात करते हैं नवम भाव से बने काल सर्प दोष की। राहु यहां है, केतु यहां है, सारे ग्रह इसके मध्य बैठ जाते हैं। नवम भाव और तृतीय भाव का जब संबंध बन जाता है तो राहु जो है व्यक्ति को धर्म के प्रति निष्ठुर, उग्र, विद्रोही, धर्म में ध्यान न लगना, अलग अलग प्रकार के नकारात्मक विचार, किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर कोई भी धार्मिक काम न करना, ऊपर से वहां पर जाके मदिरा पान, नशे आदि का काम करना, अनावश्यक काम जो चारित्रिक पतन कहते हैं वो धर्म स्थान में करना, कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग गुरु ब्राह्मण का सम्मान न करना और अनाप शनाप बोलते रहना, ये यहां पर जब ये दोष बनता है जिसे शंख नाद नाम का काल सर्प दोष कहते हैं, ये धर्म स्थान में जब ये बनता है, आपके धर्म या भाग्य स्थान में जब बनता है, तो ये शंख नाद नाम का काल सर्प दोष कहलाता है। जब आपका धर्म आपसे विमुख हो जाएगा, शुरुआत यहीं से होगी, तो ये मान लीजिए कि आपका जो है विकास किसी भी रूप में संभव नहीं है। इसलिए आपको इसका काल सर्प दोष की 9वें भाव से ये नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आइए बात करते हैं दशम भाव में। जब दशम भाव में राहु हो तो चतुर्थ भाव में, यहां राहु होगा तो चतुर्थ भाव में केतु होगा। तो जब दशम और चतुर्थ का संबंध राहु केतु से बनता है तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में हमेशा मार खाता है। मार खाने का मतलब है थप्पड़ खाना नहीं, मार खाने का मतलब है वो किसी भी तरह से सफल ना होना, जो भी इन्वेस्ट करेगा रिटर्न नहीं आएगा, उसके पीछे के लोग उससे आगे निकल जाएंगे। स्पर्धात्मक रूप में जो उससे काफी कमजोर होंगे बौद्धिक स्तर के रूप में, वो भी ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। टेंडर भरा कभी टेंडर लगेगा नहीं, पिता के साथ कभी संबंध अच्छे रहेंगे नहीं,
माता पिता पीड़ित रहेंगे। जब दशम स्थान और चतुर्थ के बीच में ये बनेगा तो ये आपके सारे प्रभाव, सारे स्थान, मतलब 10 से लेके और 4 या नीचे या ऊपर जहां भी बनता हो, तो वो सारे प्रभाव वहां पर, सारे ग्रहों, सारे भावों के प्रभाव कम हो जाएंगे, व्यक्ति निस्तेज हो जाएगा। लेकिन फोकस वो हमेशा धर्म मतलब कर्म स्थान के प्रति करता रहेगा, वो वहीं से सबसे ज्यादा दुखी रहेगा। यहां सुधार होगा तब जाके सभी जगह सुधार संभव है। और यहां पे जो योग बनता है इसे पातक नामक काल सर्प दोष कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए, जब राहु एकादश में हो, केतु पंचम में हो और सारे ग्रह ऊपर या नीचे साइड में एक साथ बैठ जाएं, तब ये एकादश भाव में जब ये दोष बनता है तब ये काल सर्प दोष बेहद खतरनाक कहलाता है, क्योंकि ये आपकी आय में कमी कर देता है। व्यक्ति जो है अपनी आय में जब कमी हो जाएगी तो व्यक्ति वैसे ही मानसिक रूप से असंतुष्ट हो जाएगा, और असंतुष्ट हो जाने की वजह से उसके दिमाग में अनाप शनाप विचार आएंगे। तो यहाँ आय को प्रभावित करेगा, बड़े भाई बहन के साथ संबंध को प्रभावित करेगा, छोटी मोटी बीमारियां आपको देता रहेगा कंटिन्यू, जो कभी भी खत्म नहीं होंगी। एक बीमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, चौथी, परिवार के लोगों को बीमारियां, आपको बीमारियां, अजीब सी घबराहट मन में, बेचैनी, क्योंकि पंचम के साथ जुड़ाव है उसका, संतान पक्ष से आप परेशान रहना, ये सारी चीजें जो है आपको ये विषाक्त नामक काल सर्प दोष देगा। ये विषाक्त नामक, यहाँ विषाक्त हो जाता है, तो ये विषाक्त नामक काल सर्प दोष एकादश और पंचम के बीच में जब सारे ग्रह राहु केतु के साथ आएंगे तब ये दोष बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। जब ये दोष द्वादश और षष्टम, द्वादश, जब यहां द्वादश में राहु होगा तो षष्टम में केतु होगा। जब द्वादश और केतु का मतलब द्वादश और षष्टम का संबंध बनेगा तब जो है यहाँ जो व्यक्ति है शेषनाग नामक काल सर्प दोष का निर्माण होगा। इसमें व्यक्ति की निद्रा कब गई, चैन गया, सुख गया, पत्नी के साथ संबंध बिगड़ गए, विदेश योग है नहीं, भक्ति में ध्यान लगेगा नहीं, मोक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे नहीं, कर्ज ऋण हमेशा परेशान करते रहेंगे, अस्पताल के खर्चे लगे रहेंगे, जेल योग की संभावना बढ़ जाएगी, सरकार से कोई मदद मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीजें जब ये बन जाएंगे आपके, तो ये इस चीजों को आपको परेशान करने लगेंगे। तो जो द्वादश और षष्टम के बीच जो दोष बनेगा वो आपको ये सारी चीजों में आपको पतन की तरफ ले जाएगा, आप परेशान होते रहेंगे। तो मैंने अभी आपको लग्न से लेके द्वादश के बीच बनने वाले सारे काल सर्प दोषों के नाम और उसके प्रभाव बताए। दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि काल सर्प दोष हमेशा ही व्यक्ति के जीवन को उस रूप में नहीं ले जाने देता जिसका व्यक्ति में वो पोटेंशियल होता है। जैसे बुलेट ट्रेन है, उसको भागना है 350-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन वो चल रही है 200 घंटे की रफ्तार से, 150 किलोमीटर की रफ्तार से। तो कुंडली में पोटेंशियल बहुत होता है, रिजल्ट नहीं मिलते। और व्यक्ति जीवन के, मैंने अक्सर देखा है, या तो पूर्वार्ध या उत्तरार्ध उसका संघर्ष में ही जाता है। अगर पूर्वार्ध गया है तो उत्तरार्ध ठीक रहेगा, या पूर्वार्ध ठीक है तो उत्तरार्ध खराब हो जाएगा। तो वो दोष वहां बनेगा ही बनेगा और वो अपना प्रभाव देगा ही देगा। तो काल सर्प दोष को समझना है। अब काल सर्प दोष भंग कैसे होता है? तो काल सर्प दोष में जैसे मैंने बताया कि सारे ग्रह इसके बीच में आ गए और चंद्रमा के अलावा कोई भी ग्रह इसमें से बाहर निकल जाए तो ये दोष मुक्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए या मंगल छठे हैं, यहाँ केतु 7वें, लेकिन मंगल फिर यहाँ 8वें हो जाए, या गुरु यहाँ 9वें हो जाए, शुक्र यहाँ 10वें हो जाए, सूर्य बुध यहाँ हो जाए, तो ये योग कोई भी एक ग्रह जब इसके राहु और केतु के बीच से निकल जाता है
तो वो योग भंग हो जाता है, वो दोष भंग हो जाता है। तो काल सर्प दोष जब भंग होता है तो व्यक्ति उसके प्रभाव में नहीं रहता। तो काल सर्प दोष भंग होने का पहला कैसे होता है, नियम नंबर 1 कि कोई भी बड़ा ग्रह, सूर्य, चंद्रमा को छोड़ दीजिए, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर इनके चंगुल से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर माना जाएगा काल सर्प दोष भंग है। दूसरा नियम, मान लीजिए यहां राहु है और यहां राहु के साथ शुक्र भी है या गुरु है या मंगल है, कोई भी ग्रह राहु के साथ बैठा है युति बना के, और उनके बीच में डिग्रियों का अंतर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए यहां पर शुक्रदेव 28 डिग्री या 29 डिग्री के हैं और राहु यहां 2 या 3 डिग्री का हो गया है, तो मतलब कि अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है, संध्या मतलब संधि काल आ चुका है। तो राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव, जैसे देखिए राहु वक्री है, ध्यान रखिएगा, राहु की चाल कैसी है, वक्री है, और शुक्र की चाल कैसी है, मार्गी है, वक्री भी है। तो ये देखना भी जरूरी है कि मार्गी या वक्री, मान लीजिए जो ग्रह चलते हैं राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। जैसे ये 1 नंबर है तो राहु अगली राशि 12 नंबर में आएगा जब उसका समय होगा, और मान लीजिए शुक्रदेव हैं तो वो यहां से इधर जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे, वो उल्टा नहीं चलेंगे, वो सीधा जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे। तो 28 डिग्री पे है मतलब वो दूसरे भाव में जाने की तैयारी में है, और ये जो है 3 डिग्री का है, ये इधर जाने की तैयारी में है, मतलब दोनों के बीच बहुत ज्यादा गैप हो गया है। इस तरह की अगर कुंडली है तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहां ग्रह वक्री नहीं है तो, यहां पर ग्रह अगर वक्री नहीं है तो ये मान लीजिए कि ये काल सर्प दोष भंग हो गया है, उस तरह का परिणाम नहीं देगा जितना कि निकट ग्रह परिणाम देते हैं, मतलब आप में जो नकारात्मकता है उसकी कमी हो गई है। इसी के साथ अगर मान लीजिए यहां राहु सूर्य हो जाए, सूर्य के साथ ये संबंध शुरुआत बनता हो, राहु का संबंध जब सूर्य के साथ बनेगा तो आप ध्यान रखिएगा ये बेहद खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण दोष का निर्माण हो गया। तो सूर्य जिस भाव का भी मालिक होगा, जैसे इसी कुंडली में मान ले यहां सूर्य है और राहु के साथ बैठा है, तो पंचम भाव का स्वामी सिंह राशि यहां आती है, सूर्य यहां बैठे रहेगा राहु के साथ लग्न में, सूर्य उच्च का हो जाएगा यहां पर, और राहु भी यहां बैठा हुआ है मंगल की राशि में, अग्नि तत्व। तो ये जो है ये बेहद खतरनाक योग बन गया व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति में ऊर्जा तो बहुत होगी, जबरदस्त लेवल की ऊर्जा होगी, समझ लीजिए वो एटम बम है एक तरह से, लेकिन वो हमेशा विनाश के काम आएगा, ऊर्जा नहीं बनेगी उसमें से। वैसे ही चंद्रमा, गुरु, शुक्र किसी के साथ भी युति करता है और बलाबल में ग्रह डिफरेंस मतलब डिग्री वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ये ज्योतिषी को देखना चाहिए, किसी को इसी तरह से डरा नहीं देना चाहिए कि काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, उसका प्रभाव कम हो गया है, उसके हिसाब से उसे रेमेडीज बतानी चाहिए, उसे सलाह देनी चाहिए। जब आप व्यक्ति को तार्किक रूप से इस चीजों को समझाकर बताएंगे तो व्यक्ति को लगेगा हाँ मैं कुछ नया, कोई नई जगह पे गया, ये गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया, और वो आपसे प्रभावित होगा, और वो आपको तो ठीक है आपका तो नाम 4 जगह लेगा ही, लेकिन उसकी आत्मसंतुष्टि भी इतनी अच्छी होगी कि मैं इतनी जगह गया लेकिन इस तरह का कहीं पे भी विश्लेषण, सटीक विश्लेषण मैंने नहीं सुना। तो दोस्तों ये अत्यंत आवश्यक है कि हम विश्लेषण किस रूप में करते हैं, क्या हम डरा देते हैं, क्या हम सूक्ष्म उसका अध्ययन नहीं करते हैं? जब तक हम सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक कि हम सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे, व्यक्ति को उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो आगे चलते हैं इसका कि काल सर्प दोष सबसे ज्यादा खराब, बेहद खराब परिणाम कब देता है। तो काल सर्प दोष बेहद
खराब परिणाम राहु और केतु की जब महादशा आपकी चल रही होगी, उस समय वो सबसे बेहद खराब परिणाम देगा आपके जीवन में। खास ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी 12 भाव में किसी भी भाव में ये काल सर्प दोष बन रहा है, तो अपनी अंतर्दशा महादशा के अंतर्गत वो आपको नकारात्मक परिणाम अवश्य देगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आपको काल सर्प दोष की विधि, निवारण, पूजा ये सब करवानी पड़ेगी। काल सर्प दोष की विधि जो है नासिक त्रयंबकेश्वर में होती है, महाकालेश्वर में भी होती है, काशी विश्वनाथ में भी होती है। तो आप ये किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर नदी के किनारे इसका विधि आप वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवा सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें शांति मिले। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा किस तरह का काल सर्प दोष बन रहा है। तक्षक की पूजा करनी है, अनंत की पूजा करनी है, वासुकी की करनी है, कर्कोटक की करनी है, शेषनाग की करनी है, किसकी? जब आप ये क्लियर ही नहीं होंगे तो आप इसका किस तरह से अनुसंधान कर पाएंगे, प्रभाव ले पाएंगे? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, और ये आप खुद देख सकते हैं। मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, मेरे वीडियोस को आप आराम से देखेंगे, सुनेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा, और आप अपनी कुंडली को निकालकर आप ये जरूर देखेंगे कि मेरे में अगर ये काल सर्प दोष बन रहा है तो कौन सा वाला बन रहा है, और कौन सा वाला बन रहा है तो मैं इसकी पूजा कहाँ कराऊं, कैसे कराऊं। मैं इसके जो काल सर्प दोष का जो चैप्टर है बहुत लंबा है, और वैसे ही काफी लंबा ये वीडियो हो चुका है। तो मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में काल सर्प दोष से मुक्ति के उपाय, कैसे उससे मुक्त हुआ जाए, और जैसे मैंने आपको प्रकार बताए, तो उसी प्रकार सभी की विधियां भी अलग अलग हैं, सभी के उपाय भी अलग अलग हैं। तो ये उपाय भी किस तरह से करने हैं आपको, जैसे अनंत दोष है तो उसके क्या उपाय होंगे, वासुकी है तो उसके क्या उपाय होंगे, तक्षक है तो उसके क्या उपाय होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये आप अभी से आप ये अपनी कुंडली देखना शुरू कर दें, या कोई आपके पास आता है तो देखना शुरू कर दें कि ऐसे ही काल सर्प दोष का प्रेडिक्शन न करें, उसे देखें कि वो किन भावों में बन रहा है, किस लेवल का बन रहा है, कितने डिग्री का बन रहा है, बलाबल क्या है, ग्रह कौन से युति संबंध क्या है उसमें, और वक्री मार्गी का विश्लेषण अवश्य करें। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये प्रयास काल सर्प दोष का जो मैंने बनाया है आपको पसंद आएगा, और आप इसे पसंद करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आप तक बिना विलंब हुए आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।